बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौहर शादी के बाद मुल्क से बाहर चला गया। उसके जाने के कुछ दिन बाद ही मेरी आंखें चली गई। वो वहां से मुझे खत लिखता था, लेकिन मैं देख नहीं सकती थी। इसीलिए मैं देवर को कहती कि मुझे खत पढ़कर सुना दो। जब भी शौहर खत पढ़ता तो नंद सारा वक्त साथ साथ रोती रहती। मैं बड़ा हैरान होती थी कि आखिर ये क्या माजरा है। एक दिन मेरी बहन घर आई तो मैंने उसे सारे खत दिए कि मुझे पढ़कर सुनाओ, इसमें रोने वाला क्या लिखा है। खत पढ़कर वो एकदम चीख उठी और कहा कि खत में शौहर ने तलाक। मेरा नाम राहत है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी के मुतालिक जो कुछ बताने जा रही हूँ, आपके लिए वो दास्तान होगी, मगर मेरे लिए वो मेरे जख्मों से रिश्ता हुआ दर्द है जो मैं आज सबसे बांटने जा रही हूँ। मैं एक रिपोर्टर थी, बिल्कुल मामूली सी रिपोर्टर, जिसे छोटे मोटे मौक़ों की तलाश थी ताकि एक दिन वो कामयाब हो सके। आए दिन मैं उधर उधर भागती रहती। मुझे जो खबरें मिलती थी वो खबरें नहीं, महज मजाक होते थे जो मैं खुद के साथ ही शायद किया करती थी। मेरी खबरों पर हमेशा एडिटर हंसता था। खबरें क्या थी कि एक गधे ने 3 बच्चे दे दिए, शौहर ने बीवी को मार दिया, या फिर वही घिसी पीटी खबर कि जहेज ना लाने पर लड़की पर तशद्दुद। बस यही मेरी जिंदगी का महफर था। मैं अपनी पूरी कोशिश करती थी, मगर शायद कामयाबी के दरवाजे मेरे लिए बंद रहते थे। ऐसे ही करते करते मेरा सामना शाहिद से हुआ। शाहिद की दुकान पर मैं खबरों के चस्के में ही गई थी। उनकी दुकान की छत नाकिस मटेरियल की वजह से टपकने लगी थी, सो मैं अपना माइक और कैमरा संभाले जो खबरों की भूखी थी वहां चली गई। तकरीबन आधा घंटा मैंने उससे इधर उधर की बातें की और छत के मटेरियल के मुतालिक पूछा, और वापस आकर लोकल चैनल पर वो खबर चला दी। वो सामान एक बड़ी कंपनी का था, मगर मुझे क्या फर्क पड़ता था। वो पहली मर्तबा था जब मुझे हर किसी की कॉल्स आने लगी। मुझे बार बार मना किया जाने लगा कि ये खबर हटा दूं। अब मुझे महसूस होने लगा था कि जिंदगी में पहली मर्तबा कोई बड़ा हाथ मारा है। मेरे अफसरान ने मुझे वो खबर हटाने का बोल दिया, और ना चाहते हुए भी मैंने वो खबर हटा दी और जल्द ही यूट्यूब चैनल बनाकर वहां अपलोड कर दी। खैर, सब लोग खामोश हो गए। मुझे भी एहसास हुआ कि ऐसे इंटरनेट पर नहीं डालनी चाहिए थी मुझे ये खबर। ना ही इस खबर को टीवी पर पजीराई मिली, ना ही इंटरनेट पर, सिवाय मुझे धमकी आमाइश कॉल्स के। मैं भी इस खबर को भूल भाल गई और अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई। इस वाक़े को 1 महीना गुजर चुका था। 1 माह बाद मुझसे एक मामूली सी गलती हुई जिसके बिना पर मुझे दफ्तर से निकाल दिया गया। अब मेरे पास कोई भी काम नहीं था। मैं पूरा दिन बाहर मारी मारी फिरती, मगर मुझे कोई भी रखने को तैयार नहीं था। वजह यही थी कि 3 माह के मुख्तसर से तजुर्बे की बिना पर मुझे कौन रखता। ऐसे ही दिनों में शाहिद का मुझे फ़ोन आया। मैंने फ़ोन अटेंड किया तो वो मुझसे मिलना चाहता था। मिलने की जगह और वक्त तय करके हम मुकर्रर जगह पर पहुंच गए। वो दिन मेरे लिए वर्ताए हैरत में मुब्तला होने का दिन था। शाहिद ने मुझे बताया कि उस कंपनी ने उससे माजरत की है और नया सही वाला सामान भी मुहैया करने के अलावा उसकी दुकान खुद के खर्चे पर डाल कर दी है। मुझे हकीकतन बहुत खुशी हुई कि मेरी वजह से किसी इंसान का भला हो गया। उसे मुबारकबाद देकर मैं वापस आ गई। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मेरे वालिदैन ने मुझे हमेशा हर मामले में सपोर्ट किया था। उस दिन के बाद अक्सर औकात मेरी शाहिद से बात होने लगी, और वो बात मुलाकातों में कब तब्दील हुई मुझे इल्म नहीं। न जाने कैसे हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हो गए, और हम कब एक दूसरे के बगैर रहना नामुमकिन समझने लगे, कुछ भी याद नहीं। बस याद है तो सिर्फ इतना कि मैं शाहिद के कहने पर रिपोर्टिंग छोड़ चुकी थी। मेरे ख्वाब बहुत बड़े नहीं थे, सिर्फ इतना सा ख्वाब था कि अपना घर हो और उस घर में मोहब्बत करने वाला। मेरा चूंकि वो ख्वाब पूरा हो चुका था, सो मैं हवाओं में उड़ रही थी। मुझे जिंदगी बहुत ज़्यादा हसीन लगने लगी। अब वक्त आ गया था कि हम शादी कर लें। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी, आपने आज तक मेरी हर बात मानी है, मुझे हर बात पर सपोर्ट किया है। मैं आपसे एक आखिरी फरियाद करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप वहाँ भी मुझे मायूस नहीं करेंगी। मेरे वालिदैन तो ढूंढ ढूंढ कर उन लम्हात को खोजते थे जिनमें मैं उनसे कोई फरमाइश करूं। मेरी वालदा कहने लगी, हाँ बेटी बताओ, क्या हुआ। अम्मी के पूछने पर मैंने उन्हें अपनी और शाहिद की मुलाकात से लेकर अब तक का तमाम अहवाल बता दिया। मेरी माँ ये सुनकर खामोश हो गई। शाम को अब्बू वापस आए तो उन्होंने उनसे भी बात की। जवाबन उन्होंने भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, सिर्फ खामोश हो गए। मुझे उनकी खामोशी की वजह समझ नहीं आ रही थी। बिलाखिर 2 दिन के कड़े सब्र आजमा इंतजार के बावजूद जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो मैंने खुद ही पहल की। थोड़ी देर पहले बैठक में चंद मेहमान आए थे। जैसे ही वो उठकर गए, मैं भी अंदर चली गई। अब्बू जो उठने लगे थे, मुझे देखकर ठिठक कर दोबारा से बैठ गए। क्या हुआ राहत, सब खैरियत? उन्होंने इस्तफसार तलब निगाहों से मेरी जानिब देखते हुए पूछा। अब्बू, कल अम्मी ने आपसे एक बात की थी। मैं जो खुद को बहुत पुरएतमाद समझती थी, अब उनके सामने हिचकिचाते हुए अपना मुद्दा बयान कर रही थी। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ ने मुझसे बात की थी। मुझे उनका लहजा बहुत बुझा हुआ महसूस हुआ। फिर आपने क्या फैसला किया है? मैंने वही बात पूछ ली जो पूछना चाह रही थी। बेटी, अब हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? तुमने अपना फैसला करके हमें सौंप दिया, जिसके खिलाफ ना हम एहतजाज कर सकते हैं और ना ही इख्तलाफ। अब अब्बू की आंखों में अफसोस था। अब्बू, आपने हमेशा मुझे हर मामले में सपोर्ट किया है, किसी बात से नहीं रोका, ऐसे मामले में ही क्यों? मैंने एहतजाज किया।
देखो बेटी, हमने तुम्हारी हर ख्वाहिश इसीलिए पूरी की थी क्योंकि तुम हमारी औलाद हो। हमारा फ़र्ज़ है कि तुम्हारे लिए अच्छा फ़ैसला करें, मगर उन ख्वाहिशों को पूरा करते वक्त हमें उम्मीद थी कि हमारी बच्ची हमारी ख्वाहिश रद्द नहीं करेगी। इसीलिए बचपन में ही तुम्हारा रिश्ता महमूजात के साथ तय हो गया था। अब अगर फिर भी तुम कहोगी कि शाहिद के आने वाले रिश्ते को हाँ कहें तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। हमारे लिए तुम्हारी खुशी मुकद्दम है। अब्बू ठहर ठहर कर बात मुकम्मल कर रहे थे। गोया उन्हें कई खौफ लाहक थे जो वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अब फैसले का इख्तियार मुझ पर छोड़ा जा चुका था। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, इनकार कर दिया, लेकिन शाहिद के रिश्ते से नहीं, मामूजात के रिश्ते से। उसके बाद मेरे वालिदैन में से दोनों ने मुझे एक लफ्ज़ भी न कहा, मगर मैं महसूस कर रही थी कि वो अफसरदगी जो हमारे घर में अच्छी भली खल रही थी। मैंने शाहिद से भी बात कर ली कि जल्द अज जल्द मेरे लिए रिश्ता भेजो। वो बस आजकल पर ही बात टिका देता, मगर मैं झुंझला रही थी। मुझे वालिदैन के सामने गलत नहीं होना, मुझे अपने फैसले के बेहतरीन होने का सबूत देना था, मगर शाहिद किसी जानिब से भी हाथ नहीं आ रहा था। मेरे बेहद इसरार करने पर वो कहता, राहत कुछ सब्र करो, मेरा बेहतरीन मुस्तकबिल तुम्हारी वजह से ही मुझे मिलने वाला है, फिर देखना मैं रिश्ता ज़रूर भेजूंगा। इस बात पर मुझे पतंगे लग जाते और मैं गुस्से में आ जाती। ये तुम्हारी दुकान का कौन सा मुस्तकबिल है जो मेरी वजह से चमक उठा? मुझे शादी करनी है, वक्त गुजारी नहीं करनी। बस तुम अपने वालिदैन को भेजो, मैं और सब्र नहीं कर सकती। मेरी बात पर उसका पूरा चेहरा एक अजीब सी मुस्कुराहट में लिपट जाता। ये तुम ही तो हो जिसके मेरी जिंदगी में आने से नसीब खुल गए, वरना एक दुकान मुझे क्या दे सकती थी? तुम तो वो हो जो अपना नसीब मुझे दे गई। शाहिद की अजीब व गरीब बातें कभी भी मेरी समझ में नहीं आई थी। ऐसी बातों पर मैं हमेशा खफा होकर वहां से वॉकआउट हो जाया करती थी और वो पीछे हंस देता। अब मुझे महसूस होने लगा था कि मेरा फैसला गलत था। मेरे वालिदैन ने जो रिश्ता मेरे लिए तय किया था वही ठीक था। अब अगर शाहिद ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया तो मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी उनके सामने? मगर फिर भी दिल को तसल्ली देती रही। घर में अम्मी अब्बू भी अब पूछने लगे थे कि शाहिद कब रिश्ता भेजेगा, जिन्हें मैं झूठे दिलासे देकर कहती कि वो आजकल में ही भेजने वाला है। कभी कहती उसकी वालदा बीमार है, तो कभी नंद के झूठे रिश्ते घड़कर बता देती, वरना असल में तो मेरा खुद का दिल बेहद मुस्तरिब था। बिलाखिर एक रोज़ मैं तंग आ गई। मैंने सोच लिया कि क्यों ना जाकर शाहिद की अम्मी से बात करूं या उसके घर के हालात जानने की ही कोशिश करूं। शायद वहां से कुछ इल्म हो, क्या पता कि उसकी माँ मान ही ना रही हो। ये सोचकर मैं शाहिद की दोस्त बनकर उनके घर गई। घर वालों ने खूब आवभगत की, मगर वो मुझे नहीं जानते थे। मैंने उनसे बातों बातों में ये गुलवाने की कोशिश की कि क्या शाहिद किसी लड़की को पसंद करता है या कब उसकी शादी का इरादा रखते हैं, जिस पर उसके घर वालों ने लाइल्मी का इजहार किया। उसकी अम्मी बहुत सादा थी, कहने लगी, बेटी ये तो शाहिद की अपनी मर्जी होगी, हमने कभी भी बच्चों पर दबाव नहीं डाला। वैसे भी बाप के जाने के बाद अब वही इस घर का बड़ा है, जो कहेगा हम तो बखुशी करने को तैयार हैं। शाहिद की अम्मी मुझे बेहद अच्छी लगी और उनकी बातों से जान गई कि उसने अभी तक मुझे लारे ही लगाए हुए हैं। शायद उसका कोई इरादा ही नहीं मुझसे शादी करने का। शाहिद का एक छोटा भाई और एक बहन थी। अब्बू काफी अर्सा पहले फौत हो चुके थे। वापसी के कदम उठाते हुए मेरा दिल बेहद बोझल था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब क्या करूं, किस मुंह से अपने वालिदैन को बताऊं कि वो शख्स मेरे साथ मुखलिस नहीं, महज वक्त गुजारी कर रहा है। मैं पूरी रात जागती रही और फैसला कर लिया कि अगले दिन हर हाल में शाहिद से खुलकर बात करूंगी। मैं सुबह ही उसकी दुकान पर आ गई, मगर वो दुकान पर मौजूद नहीं था। इससे पहले कि मैं जाने के लिए मुड़ती, मुझे गली में वो आता हुआ दिखाई दिया। उसने मुझे देखते ही ताज्जुब का इजहार किया। शाहिद, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे संजीदा होकर बात करने पर वो ठिठक कर रुका और इशारा करते हुए करीबी होटल में ले गया। मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि कल मैं तुम्हारे घर गई थी। वहाँ तुम्हारी माँ ने मुझे सब कुछ बताया है कि तुम मुझसे शादी ही नहीं करना चाहते, तभी अब तक मेरा जिक्र नहीं किया। शाहिद मेरी बातें बड़े गौर से सुनता रहा। जब मैं बोल बोल कर थक गई तो उसने बात का आगाज किया। देखो राहत, तुम्हें जो कुछ भी मालूम हुआ है वो 100% सच है। मैंने अभी तक घर में तुमसे शादी का जिक्र नहीं किया, लेकिन इसकी वजह कतई ये नहीं कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, बल्कि मैं जितना तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद हूँ शायद ही कोई और हो। मैं बाहर जाने की तकदों में था और अब मेरा वीज़ा लग गया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरी जिंदगी में दाखिल ना होती तो कभी भी मैं ऐसा खुशहाल ना होता। तुम्हारे नसीबों से ही मेरे अच्छे दिन आए। मैं बस वीज़े के इंतजार में था। देखना, अब जल्द ही तुम्हारे घर रिश्ता भेजूंगा और शादी के बाद बैरून मुल्क चला जाऊंगा। वहां जाकर मैं तुम्हें भी बुलवा लूंगा। मेरे दिल में उम्मीद की जो किरण बुझ चुकी थी वो अब दोबारा से जी उठी थी। मैं बेइंतहा खुश थी। मुझे उस वक्त खुद पर फख्र महसूस हो रहा था कि मैंने बेहद अच्छा फैसला किया। शाहिद मेरी खातिर अपना मुस्तकबिल बना रहे हैं ताकि आने वाली जिंदगी में मुझे मसाइल न देखने पड़े। इसके बावजूद भी वो अपने अच्छे वक्तों को मेरी बदौलत करार दे रहे हैं। मैं जितनी खुश थी बता नहीं सकती थी, बल्कि हवाओं में उड़ रही थी। उसी रोज घर आकर मैंने अम्मी और अब्बू को भी बता दिया। मेरी बहन की भी शादी हो चुकी थी। वो अपने शौहर के साथ सऊदीया में थी। अब एक हफ्ता पहले ही वापस आई थी। मेरी बात सुनकर अम्मी अब्बू चुप हो गए, मगर वो मुतमईन लग रहे थे। मैं खुद आए दिन पार्लर के चक्कर लगाने में मसरूफ थी। ऐसे ही करते करते
एक रोज शाहिद की अम्मी मेरे लिए रिश्ता लेकर आई और अम्मी अब्बू ने बगैर कोई एतराज किए हाँ कर दी। चूंकि शाहिद का वीजा आ चुका था सो जल्द ही हमारी शादी की तारीख भी तय हो गई। ये दिन बहुत मुश्किल थे। बात बात पर अम्मी और बहन की आंखें भीग जाती। मुझे भी बेहद रोना आता था मगर मैं बर्दाश्त कर लेती। अम्मी जिस मोहब्बत से मेरे लिए जहेज बना रही थी मुझे बार बार शर्मिंदगी में मुब्तला कर देता था। मुझे एहसास होता कि वालिदैन की बात ना मानकर न जाने कितनी बड़ी गलती कर दी। मगर फिर फर्ज से ही शाहिद की मोहब्बत मुझ पर तारी हो जाती और तमाम पछतावे खत्म हो जाते। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन भी आ गया। बाकी तमाम लड़कियों की तरह वो दिन मेरे लिए भी बहुत भारी था। बात बात पर मेरे आंसू बह रहे थे। अम्मी अबू भी मुझे देखते ही निगाहें चुरा लेते। मेरी बहन मुझे ससुराल में रहने की गुर बता रही थी कि ऐसे रहना वैसे रहना। खैर मेरी शादी हो गई और मैं रुखसत होकर शाहिद के घर आ गई। पहली रात में जब बिस्तर पर बैठी थी तो बहुत देर बाद शाहिद अंदर आए और आते ही अपना बैग निकाल कर पैक करने लगे। मैंने हैरानी से पूछा, बैग क्यों पैक कर रहे हैं? अभी तो आपके जाने में कुछ वक्त बाकी है ना? वो बोले, मुझे आज रात बल्कि 1 घंटे बाद ही निकलना है। जहां मैंने जॉब करनी है उन्होंने मुझे जरा जल्दी बुला लिया है। मैं हक्का बक्का दुल्हन बनी अपने शौहर को तैयारी करते देख रही थी। अब उन्हें कुछ कह भी नहीं सकती थी। अगले आधे घंटे बाद वो दरवाजे से निकल रहे थे और पीछे मैं गुमसुम सी खड़ी खुले दरवाजे को देख रही थी। मेरे तमाम अरमान तमाम ख्वाब बिल्कुल धरे के धरे रह गए। शाहिद ने मुझसे कोई बात करना तो दरकिनार मेरी जानिब देखना भी गवारा नहीं किया और चले गए। चूंकि दुल्हा ही नहीं था तो वलीमा कैंसिल हो गया और उसकी जगह मदरसे में बच्चों को खाना खिला दिया गया। मेरी जिंदगी बेहद रूखी फीकी हो चुकी थी। शादी होने के बावजूद जो कुछ सोचा था कि शाहिद के साथ यहाँ जाऊंगी वहां जाऊंगी, कुछ भी नहीं था। मुझे तो मुंह दिखाई भी ना मिली। दिन ब दिन मेरी सेहत गिरती जा रही थी। मैं बाहर भी नहीं जाती थी। एक रोज ऐसे ही बैठी बैठी बेहोश हो गई। देवर मुझे अस्पताल ले गया और मेरा चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि मेरी बहुत खतरनाक हालत है। मेरा बीपी इस कदर शूट कर चुका है कि मेरी नज़र चली गई है। डॉक्टर के मुताबिक मैंने किसी बात की बेहद परेशानी ली है और मजीद परेशानी लेना मेरे लिए अच्छा नहीं है। अगर मैं ऐसे ही रही तो शरियान भी बढ़ सकती है। मेरी जिंदगी में एक दुख अभी खत्म नहीं हुआ था कि दूसरा शुरू हो गया। कोई मुझसे पूछता कि जिंदगी क्या होती है तो मैं बताती कि जिंदगी नजर होती है। अगर ये नहीं तो जिंदगी वीरान और तारीख हो जाती है। खैर इस दुख को भी मेरे साथ रहना था सो वो रहने लगा। घर आने के 1 हफ्ते बाद तक तो मुझे नशा आवर अद्वियात पर ही रखा गया ताकि नजर चले जाने के गम में दोबारा मैं परेशानी न लूं। सो मैं पूरा पूरा दिन सोई रहती। अब मैं खुद को और हालात को कबूल कर चुकी थी। शाहिद का अभी तक कोई फोन नहीं आया था जिससे मुझे खदशा लग गया था कि मैं उन्हें याद भी हूं या नहीं। उस दिन मेरा दिल बहुत बोझल था, यहाँ तक कि कुछ सोचने का भी दिल नहीं कर रहा था। मैं चुपचाप आंखें बंद की अपने बिस्तर पर लेटी थी जब मेरा देवर और नंद अंदर आए। अब मेरी पूरी जिंदगी का महवर मेरे कान थे जिनसे मैं हर आवाज को महसूस करके कुछ पता होने का बता सकती थी। देवर ने मुझे बताया कि भाई ने आपको खत लिखा है। ये बात सुनते ही मेरे पूरे वजूद में बिजलियां भर गई और मैं फट से उठकर बैठ गई। मगर माड़ी किस्मत, मैं वो खत पढ़ती भी तो कैसे। ना चाहते हुए देवर से कहा कि वही पढ़कर सुना दे। मेरी नंद भी मुझे सहारा देकर पास बैठ गई और देवर ने खत पढ़ना शुरू किया। उसमें शाहिद ने मेरा हालचाल पूछा था और यही बताया था कि मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। देवर खत पढ़ता जा रहा था और नंद साथ रो रही थी। पहले पहल तो मुझे लगा कि भाई की याद आ रही होगी, मगर फिर ऐसे ही जब महीने में 2 और खत आए तो तब भी नंद पास बैठे रोने लगी। अब मैं बहुत हैरान हुई कि माजरा क्या है। इतना तो मैं नहीं रोती जितना मेरी नंद रो रही है। मैं इसी सोच में थी जब एक रोज मेरी बहन मुझसे मिलने आ गई। उसे वापस सऊदीया जाना था सो वो आखिरी मर्तबा आई थी। हमने पूरा दिन बातें की मगर उसने मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि मेरी आंखें चली गई हैं। और एहसास होने भी क्यों देती, आखिर को बहन थी मेरी। उसके जाने से पहले मुझे अचानक याद आया तो मैंने उसे वो खत उठाने के लिए कहा जो देवर मेरी साइड टेबल में रख देता था। बहन ने वो खत उठाए और मुझे दिए, मगर मैंने उसे पढ़ने का कहा कि देखो जरा इसमें ऐसी रोने वाली क्या बात लिखी है। जब बहन ने वो खत पढ़ी तो चीख उठी कि इसमें तो तुम्हारे शौहर ने तलाक दे दी है तुम्हें। ये सुनकर मुझे यकीन नहीं आया और मैं चकरा कर बेहोश हो गई। भला ऐसे जुल्म भी किसी के साथ होते हैं जो मेरे साथ हुआ था। आखिर को मेरा कसूर क्या था? क्या बुराई की थी मैंने किसी के साथ? मैं 1 हफ्ता मजीद बेहोश रही। शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो बेहोश होना मेरे लिए कारगर साबित हुआ और मेरी आंखें कुछ धुंधला धुंधला देखने के काबिल हो गई थी। डॉक्टरों के मुताबिक चूंकि मेरी नज़र बीपी शूट करने की वजह से गई थी तो इसलिए नज़र वापस आ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे और एक मजीद झटका मेरे लिए अच्छा साबित हुआ। मैं जब होश में आई तो मेरे इर्द गिर्द मेरी बहन, नंद, देवर और सास सब थे। सब ने मुझे प्यार किया और सर पर हाथ फेर कर अपने आंसू साफ किए। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बेटा ऐसा नीच निकलेगा। ये तो अरमान और सुंदस ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अगर बताया होता तो मैं तभी उसकी खबर लेती। मुझे नंद ने रोते हुए बताया कि वो एक तो मेरी तलाक पर हुई थी और दूसरी मर्तबा भाई की बेरुखी और उसकी खुदगर्जी पर। मेरे भाई ने आपके साथ बहुत ज्यादती की। तब जाकर मुझे इल्म हुआ
कि शाहिद ने तो कभी मुझसे मोहब्बत ही नहीं की, बल्कि वो तो किसी की बंदूक अपने कंधों पर रखकर चला रहे थे। जब मैंने उनकी दुकान पर नाकिस माल की रिपोर्टिंग की थी, उसके बाद मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। बज़ाहिर मुझे ऐसा लगा कि कंपनी वालों को मेरी वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं गलत थी। उनकी रेटिंग बहुत नीचे आ गई थी और तभी उन्होंने शाहिद से भी माजरत की और उसे दुकान तक डाल कर दी। मगर मैं एक बेज़रा लड़की उन्हें इस कदर शदीद नुकसान पहुंचा चुकी थी कि बदले के तौर पर उन्होंने शाहिद से कहा कि मुझे अगर मार दे तो वो उसे अमेरिका की नेशनलिटी देंगे। लेकिन ये शाहिद की मेहरबानी थी कि उसने मुझे मारा नहीं और उस कंपनी की तरह एकदम से बर्बाद करके दूसरे मुल्क चला गया। मेरे पास खसारे के सिवा कुछ नहीं आया। उस रोज़ मुझे मालूम हुआ कि दरिया में रहकर मगर मुझसे बैर नहीं रखते और कई मरतबा कुछ गलतियां इतनी बेजरर होती हैं जो उम्र भर का खसारा मांगती हैं। सो शाहिद ने मुझे बर्बाद करके तलाक दे दी थी। मैं ज़हनी तौर पर बिल्कुल पस्ती में गिर चुकी थी। वो वक्त मेरे लिए नहायत दुश्वार था, मगर वक्त की यही अच्छी बात होती है कि वो रुकता नहीं। सो वो भी नहीं रुका था। मेरी इद्दत मुकम्मल होने के बाद मैंने रिपोर्टिंग दोबारा शुरू कर दी, खाली जहन के साथ। हुमा वक्त शाहिद की यादें ही आन बसेरा करती। सो मुझे मसरूफियत चाहिए थी। मैं अपने वालिदैन के सामने शर्मिंदा ज़रूर हुई थी, मगर इल्म हो चुका था कि उनकी नाफरमानी में कुछ नहीं रखा। रिपोर्टिंग इसलिए शुरू की कि मैं अब तमाम डर ख़त्म करके इस दरिया में कूदना चाहती थी। अब इससे बुरा मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता था। मेरे तमाम डर मर चुके थे। अब चूंकि मैं अपना काम मुकम्मल तौर पर संजीदगी से कर रही थी और पहले से ज़्यादा बढ़कर उसे वक्त दे रही थी, सो मुझे जल्द ही एक अच्छे चैनल में काम मिल गया। शायद मैं अब पूरी उम्र ऐसे ही गुजार देती अगर अरमान, मेरा साहब का देवर, मेरे लिए अपना रिश्ता न भेजता। इस मरतबा मैंने शादी से साफ इनकार कर दिया। मैं उसी घर में वापस नहीं जाना चाहती थी। मेरे अब्बू ने मुझे पास बिठाकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हारा पहला फैसला कबूल किया और अब तुमसे उम्मीद रखता हूँ कि तुम मेरा फैसला कबूल करो। शाहिद वहाँ शादी कर चुका है, उसकी वापसी नामुमकिन है। अरमान ने बगैर किसी हमदर्दी के तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है। वो सच में तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद है। सिर्फ वही नहीं, उसकी माँ और बहन भी यही चाहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने शाहिद से भी क़तई ताल्लुक़ कर लिया है। इसलिए अब मैं तुमसे मशवरा नहीं कर रहा, मैं तुम्हें अपना हुक्म सुना रहा हूँ कि अगले जुमे तुम्हारा निकाह है अरमान के साथ, और ये तुम्हें हर हाल में मानना होगा। अब्बू की इस बात पर मैंने चुपचाप निकाह कर लिया और मैं आज तस्लीम करती हूँ कि मेरे वालिदैन का फैसला ही मेरे लिए बाकी ज़िंदगी की ज़मानत साबित हुआ। अरमान और मेरे ताल्लुक शुरू में खुशगवार नहीं थे, मगर उन्होंने अपनी मोहब्बत से मेरा दिल जीत लिया। और अब कौन शाहिद, ये तो मुझे याद भी नहीं। रही बात मेरी आंखों की, तो वो इद्दत के वक्त मैंने इलाज करवा लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी की तरह मेरी नज़र भी बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुकी है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।